नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं रामजी यादव। किसान आंदोलन की सफलता का पहला चरण पूरा हो चुका है और राष्ट्रपति के मुहर से तीनों किसान बिल वापस ले लिए गए हैं। इसको लेकर किसानों के बीच में एक तरह की खुशी है, लेकिन उनकी डिमांड जारी है। किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में चल रहे किसान आंदोलन और सरकार के बीच अभी गतिरोध भी कम नहीं हुआ है। सवाल यह है कि एमएसपी की गारंटी जब तक नहीं होगी तब तक कैसे वे वहां से पीछे हटें। दूसरी चीज़ यह है कि किसान आंदोलन के दौरान एक साल में 700 किसानों की मृत्यु हो गई। उनके मुआवजे की बात अभी नहीं हुई है और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सरकार ने आज तक उसका कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया है। उनके पास कोई स्रोत नहीं है। वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं और संगठनों से कोई अपडेट लेना नहीं चाहते और उनकी बात को लेकर कोई माने निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। और उसके साथ साथ किसानों पर जो मुकदमे लादे गए हैं उसकी वापसी की भी डिमांड है किसानों की, और उसके साथ साथ बिजली के बिल की जो बढ़ोतरी है उसको वापस लेने का, और पराली वगैरह का जो मामला था वो तो इन्होंने अवसर के हिसाब से ले लिया उसको। तो इस पर हम आज हमारे बीच में रामजन्म भाई हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता हैं और लगातार सक्रिय रहे हैं। आपका स्वागत है रामजन्म जी। जी आप ये बताइए कि जो अभी सरकार ने 3 कानून, जो कृषि कानून थे जिन पर 1 साल से आंदोलन चला, तो उसको सरकार ने अचानक वापस ले लिया और संसद के सत्र में जो है शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन उसको जो है उन्होंने पटल पर रखा और फिर बाद में उसको उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि ये वापस हो जाएगा और राष्ट्रपति ने उस पर मुहर भी लगा दी। इसके बावजूद ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी मांग है जिसकी वजह से, जिसके कारण किसान अभी वहाँ डटे हुए हैं? देखिए, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो एक जब नई बीमारी थी, एक कृषि कानून एक बीमारी थी। जैसे बहुत सारी बीमारियां समाज में पहले से थी, लेकिन एक कोरोना जैसा नई बीमारी आ गई। वैसे ही जिसमें बहुत सारी जानें गई, एक खेती की एक बीमारी, मतलब इस सरकार ने किसानों पे थोपने की कोशिश किया है कानून, 3 कृषि कानून ला करके। तो एक तो नई बीमारी है, पहले से खेती बीमार हालत में थी, खेती का क्षेत्र बीमारी की हालत में था। उसमें जब आंदोलन शुरू हुआ तो शुरू से ही ये 3 कृषि कानून के साथ जो एक प्रमुख मांग थी किसानों की, एमएसपी, सरकार जो एमएसपी घोषित करती है, सरकार को तो ठीक से एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से जो C2+50 है उसके हिसाब से घोषित करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करती है। लेकिन फिर भी जितना घोषित करती है, 1975 रुपये घोषित करती है, 2000 घोषित करती है, या 2200 फसलों के हिसाब से घोषित करती है, और वो भी किसानों को नहीं मिलता है। एक कोई मेरा आंकड़ा नहीं, 6% किसानों को मिलता है। सरकारी आंकड़ा, सरकारी सर्वे है। बताइए, 94%, 90% किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है। तो ये इस पे सोचने की बात है। इस पे एक जो तरीका लोगों ने देश की, जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, कमेटियों पे इसलिए किसान विश्वास नहीं करता क्योंकि कमेटियां हमेशा बनती हैं, कमेटियां रिकमेंड करती हैं और सरकारें नहीं मानती। हाँ, मसलन स्वामीनाथन आयोग बना और आज तक उसकी रिपोर्ट लागू ही नहीं। और ये जो प्रधानमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में, इनके उसमें एक मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, उसने भी सिफारिश किया। खुद नरेंद्र मोदी ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने सिफारिश किया था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। वही बात तो किसान कर रहे हैं। भाई, आज आप प्रधानमंत्री हैं, दूसरे दल के प्रधानमंत्री को आप चिट्ठी लिखते थे, तो सबसे अब तो किसानों को लगता है ना कि ये आदमी जो खुद रिकमेंड करता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, वो प्रधानमंत्री है। इसके ज़माने में नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए किसान वहाँ अड़े हुए। अच्छा, किसानों की जो दूसरी मांग है, महत्वपूर्ण मांग है, वो है मुआवजा। उन किसानों की 700 की संख्या है जो शहीद हो गए इस दौरान, और दुनिया ने देखा कि लखीमपुर खीरी में तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वो मारे गए।
और इस तरीके से तमाम सारे किसान जो है दूसरे वजहों से जो है वहाँ आंदोलन के दौरान मारे गए। लेकिन सरकार का अभी जो एक बड़ा आश्चर्यजनक ये रवैया सामने आया कि पिछले साल जुलाई में इन्होंने कहा था कि कुल किसान आंदोलन में तीन लोग जिसको रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में इस बात को बड़ा अच्छे तरीके से रेखांकित किया कि 3 लोग जो है मारे गए और जिसमें से एक किसान ने आत्महत्या की। उसके बाद अक्टूबर में लगभग उन्होंने कहा कि एक किसान ने आत्महत्या की, 3 से 1 संख्या आई। और फिर उसके बाद अभी जो आंकड़ा उनसे मांगा गया कि कितने किसानों ने की जाने गई और उनको आप मुआवजा कैसे देंगे, तो उन्होंने कृषि मंत्री ने कहा कि मुआवजे का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि किसानों की शहादत हुई है, किसान मरे हों। तो ये क्यों ऐसा घालमेल क्यों कर रही है सरकार? देखिए, दूसरी भी सरकारें थी, कोई बहुत गांव और किसान की पक्षधर सरकारें नहीं थी, लेकिन ये जो अहंकारी सरकार है ये तो गांव और किसान को लेके एकदम असंवेदनशील, मतलब इसमें तो जरा सा भी संवेदना नहीं है। भाई आप आंदोलन से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन जो वहाँ शहीद हो रहा था जाड़े में, बरसात में, आत्महत्या से, रोड एक्सीडेंट से कम भारत का सदन है उसमें 1 मिनट आप रखते कि भाई जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है। देश का प्रधानमंत्री कहता, उसके बजाय इस भाजपा सरकार के तमाम मंत्री अंड बंड संड तरीके, अरे भाई ये तो दमा से मर गया, ये तो टीबी था, वो तो बीमार था, मतलब नाना प्रकार के आज कह रहे हैं कि उनका कोई आंकड़ा नहीं है। मैंने एक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, मतलब ऐसी संवेदनहीनता हमने जो देखा है और जो पढ़ा है कि आज़ाद भारत में इतनी असंवेदनशील, इतनी अहंकारी सरकार नहीं थी जो इतनी, मतलब बताइए सारा समाज चाहे किसान के साथ खड़ा हो न खड़ा हो, लेकिन अन्नदाता कह के उसके प्रति एक भाव रखता है। लंपट से लंपट आदमी भी अन्नदाता को, क्योंकि वो जानता है कि बिना भोजन के हमारा शरीर नहीं आगे बढ़ सकता, नहीं चल सकता है, और भोजन जो पैदा करता है वो उसके प्रति एक भाव रखता है। क्योंकि देखिए अनाज का दुनिया में कोई विकल्प नहीं, तकनीकी चाहे जितना आगे बढ़ गई हो, आदमी चांद पे चला गया है, लेकिन आज भी अनाज का कोई विकल्प कभी नहीं है, हवा न पानी न अनाज का कुछ, जैसे हवा पानी का कोई विकल्प नहीं है, वैसे किसान के द्वारा पैदा किए हुए अनाज का भी कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो संवेदना आज भी। एक चीज मुझे बताइए कि जैसे सरकार ने एक अलग तरीके, एक वर्ग के तौर पर ट्रीट किया, जैसे दुनिया में 2 वर्ग हैं, एक शोषित और शोषक, उस तरीके से सरकार ने निहायत संवेदनहीनता से, बहुत क्रूरता से किसानों के दमन का एक रवैया अख्तियार किया, जो शुरू से ही आंदोलन में सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि ये बदनाम किया जाए इनको, तरह तरह के आरोप लगाए उन्होंने, फिर बाद में उनके कनेक्शंस खोजे, उन्होंने खालिस्तान से खोजा, फिर उसके बाद पाकिस्तान से खोजा, और तरह तरह से जो उन्होंने जितने आरोप लगा सकते थे। तो इस तरह से सरकार ने पूरी क्रूरता से, सरकार के मंत्री पूरी क्रूरता से किसान आंदोलन के खिलाफ काम करते रहे। तो क्या ऐसे में आप उस संवेदना की उम्मीद करते हैं कि उनकी मौतों का आंकड़ा वो रखेगी? देखिए वो आंकड़ा तो कभी नहीं रखेगी, लेकिन इतनी पक्की बात है, आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, पहले हम लोग कह रहे थे कि लड़ेंगे जीतेंगे, अब कह रहे हैं लड़ रहे हैं जीत रहे हैं। ये जो हमारे अंदर, हाँ, तो अब हम लड़ेंगे और इस सरकार को मनवाने के लिए बाध्य करेंगे। ये पक्का है, किसान आंदोलन बाध्य करेगा कि आप बिना संवेदना के आप सरकार नहीं चला सकते हैं, बिना अब मतलब जो उम्मीद इस किसान आंदोलन ने पैदा किया है, अब उस उम्मीद ने बहुत बड़ी उम्मीद पैदा कर दिया है। मतलब अब आगे काम करना आसान हो गया है, सोचने समझने वाले के लिए काम करना क्योंकि ये जो कृषक समाज है, गांव का समाज है, भारत के गांव का समाज उठ खड़ा हो रहा है, उठ खड़ा हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि पूर्वांचल में और बिहार के इलाकों में और उसके आगे भी बढ़ते रहिए, तो एमएसपी का सवाल बहुत बड़ा सवाल नहीं बना।
एमएसपी कुछ ही चीज़ों पर लागू है, धान पर और गेहूं पर, जबकि एमएसपी का दायरा तो बहुत व्यापक होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कैसे इसको व्यापक बनाएंगे, इसके दायरे को, और कैसे इसको देश भर में एक बड़ा सवाल बनाएंगे? देखिए, सब लोग स्वीकार करते हैं, जितने तरह के आयोग हैं, जितनी तरह की सरकारें हैं, जितने तरह के अब तक के प्रधानमंत्री मंत्री हैं, सब स्वीकार करते हैं कि खेती में आमदनी का सवाल बहुत बड़ा है। आमदनी नहीं है, आमदनी होनी चाहिए, सिद्धांत रूप में सब मानते हैं कि आमदनी होनी चाहिए, इसीलिए सब लोग कहते हैं एमएसपी मिलनी चाहिए। यहाँ तक तो प्रधानमंत्री भी कहता है कि भाई एमएसपी है, रहेगी, ये तमाम जुमला तो बोलते ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, लेकिन पीछे भी सरकारें हमेशा मानती रही हैं कि आमदनी नहीं है, आमदनी होनी चाहिए। उसके लिए तमाम तरह के झांसे वाले चीज़ें चलती हैं। इस सरकार तो और झांसे वाली चीज़ें हैं। और आपने सही कहा कि ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मैं लखनऊ से मधुबनी तक ऐसे मानता हूँ, या बंगाल तक, उड़ीसा तक चले जाइए आप, लखनऊ से उड़ीसा तक चले जाइए, तो यहाँ एमएसपी कोई सवाल नहीं है, बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ के किसानों को कभी एमएसपी मिली नहीं। जानते नहीं कि क्या है। क्यों आप पंजाब और हरियाणा या राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गन्ना उन्ना को लेकर के वहाँ के किसानों को लगातार एमएसपी किसी न किसी रूप में, वहाँ मंडियाँ हैं, तो वहाँ के किसानों को स्वाद मिल चुका था एमएसपी का, और यहाँ के किसानों, पूरब के किसानों को उसका स्वाद नहीं मिला है, क्योंकि एमएसपी एक बड़ा सवाल है, इसलिए यहाँ किसान आंदोलन आपको कमजोर दिखता है। कारण यही है। और बिहार में तो सारी मंडियाँ खत्म कर दी हैं, ये जो खरीद का वो सब सिस्टम है खत्म कर दिए हैं। जरूरत है इस देश में जो 400-600 मंडियाँ देश में हैं, उसको 50,000-40,000 मंडियाँ देश में बने, और केवल 2 फसल नहीं, केवल 23 फसल नहीं, सारी फसलों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि वो अराजकता से बचना जरूरी है। वो मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक जो फार्मूला है C2+50, उसके C2+50 में भी बेईमानी करते हैं। C2+50 क्या है? C2+50 है कि ये जो लागत लगती है, मेहनत लगती है, जमीन का किराया है, श्रम है, इस संपूर्ण लागत जिसको बोलते हैं, और ये बेईमानी सरकारें ये करती हैं कि खेती जो किसान काम करता है उसको अकुशल श्रम, बहुत सारी बेईमानियां हैं। एक बेईमानी की मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिसको सब करते हैं, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं है, लाल झंडा, पीला झंडा, नीला झंडा वाली सारी सरकारें करती हैं जब एमएसपी का निर्धारण करती हैं, क्योंकि किसान को कुशल का श्रमिक नहीं मानती हैं। जबकि खेती में भी ज्ञान लगता है, वो ज्ञानी है किसान, अपने ज्ञान के बल पे खेती करता है, उसको कुशल लेनिन ने तो कहा था कि किसानों से सीखने की ज़रूरत है, किसान सबसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, और दुनिया के महान लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जो जिनको हम अनपढ़ समझते हैं, उनके जीवन के अनुभव इतने व्यापक हैं कि उनसे हमको सीखने की ज़रूरत है। राम जी भाई, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस दौर का जो आंदोलन है, उसके जो कार्यक्रम है, जैसे इस किसान आंदोलन ने किसान संसद चलाया, वो साबित कर दिया कि हमको समाज भी चलाने आता है, और बेहतर तरीके से चलाया। भाजपा को छोड़ के सारे विपक्ष, यहाँ तक कि राहुल गांधी समेत सारे विपक्ष के नेता जैसे गैलरी में बैठते, एक किसान आंदोलन की खूबसूरती है कि पूरे राजनेताओं को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। वो संकेत देता है कि हमको समाज चलाने आता है, हमको व्यवस्था बनाने आता है, हम समाज का चला सकते हैं समाज को। तो इतना, और यही नहीं, उसने महिला संसद भी चलाया, वो तमाम तरह की चीजें उसने कहा, तमाम तरह की वो भाईचारा और न्याय की जो बात होती है, वो सारी चीजें इसमें दिखने को मिली इस किसान आंदोलन। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी तक उठ ही नहीं रहा है। जमीन के बंटवारे का सवाल तो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत सीमांत किसान जो पूरब जैसे जैसे बढ़ते जाइए तो बहुत सीमांत किसानों की संख्या है बड़ी, और उनके सवालों को किस तरीके से आप चूँकि जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो छोटे किसानों का ही एरिया है, इलाका है, तो किस तरीके से उन छोटे किसानों के सवालों को इस किसान आंदोलन से आप जोड़ना
चाहेंगे? देखिए, आप लखनऊ से जो मधुबनी में कह रहा था, यहाँ पूरा छोटा किसान है, बटाई वाला किसान है, लगान पे खेती करने वाला किसान है। असली तो उसी का सवाल है, क्योंकि जिनके पास ज़मीनें हैं आज की तारीख में देश में तमाम हिस्सों में, देश के तमाम हिस्सों में वो खेती नहीं कर रहे हैं, वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, वो अनुपस्थित किसान है। और खेती तो जो चूंकि खेती हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए सारा समाज, जो गांव का पूरा समाज खेती को जानता है, खेती करना जानता है। आप किसी भी व्यक्ति को, लोहार कुम्हार, मतलब आप जितने छोटे कारीगर हैं वो भी खेती करना जानते हैं। आज की तारीख में हमारे इलाके में तो वही खेती कर रहे हैं, वही खेती कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। इसको दूसरे फेज में अभी जो जिस तरह से ये आंदोलन, चूंकि आप पश्चिम में चले जाइए तो ये सवाल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, लेकिन आप जैसे ही पूरा आए तो ये सबसे बड़ा सवाल है। एमएसपी से भी बड़ा सवाल ये सवाल है कि भाई जो खेती करता है उसको तो किसान कोई मानता ही नहीं है। पहले है कि दूसरे फेज में कि जो भी बटाई पे, लगान पे छोटा किसान, सबको पहले किसान माना जाए, और सरकार के जितने भी अनुदान है, सहायता है, उनसे भी जैसे अब मोदी का एक आता है किसान सम्मान निधि, वो उनको भी मिलना चाहिए। आप सर्वे कराइए, उनको चिन्हित करिए, जो बटाई और लगान पे खेती करते हैं उनको सबसे पहला काम है कि उनको ये किसान सम्मान निधि मिले। और ये जो फसल बीमा वगैरह है ये सब फ्रॉड है, लेकिन उसको उससे जोड़ा जाए। एक बात बताइए मुझे, अभी किसान सम्मान निधि का जो मामला है वो असल में उसकी छानबीन अभी उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन मैंने एक दिन वेबसाइट उनकी चेक किया, तो मैं चेक करते हुए अपने गांव तक गया और मुझे बाद में यह पता लगा कि वहाँ उस पर जो नाम वहाँ लटक रहे हैं वेबसाइट पर, वो पूरे गांव के जितने भी लोगों के खतौनी में नाम है सबके लटक रहे हैं। पता करने में पता लगा कि उसमें 50% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं किसान सम्मान निधि क्या होता है। तो क्या एक किसान सम्मान निधि एक घपले का भी नाम है? देखिए, अभी जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरा घपला हो गया, अब साबित हो गया कि घपला था। ये जो बीमा कंपनियों ने सरकार से साठ करके पूरा प्रीमियम का पैसा लूट के चली गई हैं, और ज़्यादा अपने उससे अलग भी हो गई, ज़्यादा कंपनियां अलग भी हो, 13,000 करोड़ तो वहाँ पर महाराष्ट्र में पिछले और धीरे धीरे ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है ये भी अब घपले की तरफ बढ़ रहा है। जैसे सारी योजनाएं बढ़ जाती हैं। अब जैसे मनरेगा है, एक स्कीम थी, शुरू में कुछ दिन तक चली, अभी उसमें आप किसी से पूछिए तो वो घपला घोटाला का योजना हो गई है, कानून हो गया है। तो ये जिस तरह की सरकारें हैं, जिस तरह की राजनीति में लोग हैं, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें तो राजनीति चलाती है। आजकल कहीं भी चले जाइए, किसी भी राजनेता, सारे लंपट लोग राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तमाम तरह के स्थापित दलों की मैं बात कर रहा हूँ, केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा। एक उद्योग हो गया है, पैसा कमाने का। एक पैसा कमाने का उद्योग हो गया है, व्यापार है। जब सच में व्यापार ही जो प्रधानी का चुनाव लड़ता है वहीं से शुरू हो जाता है। वो व्यापार के हिसाब से वो 8 लाख 10 लाख रुपए लगाता है तो 15-20 लाख रुपया कमाता है, थोड़ा सा वर्चस्व भी रहता है। दोनों चीज है ना। और उससे आगे बढ़ गया, पंचायत का हो गया, विधायक हो गया, तो फिर कई पुस्त के लिए ठीक ठाक कर लेता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बड़ा मज़ेदार मामला है ये कि पिछले लगभग 7-8 साल से एक मिथक चल रहा है और एक नैरेटिव हवा में लगातार प्रसारित किया जा रहा है मजबूत सरकार का। उस मजबूत सरकार के नैरेटिव को किसान आंदोलन ने एक नए नैरेटिव से पछाड़ दिया। वह था कि जब तक रस्साकसी नहीं होगा दो मने वर्गों के बीच में, दो मने डिमांड जो बेनिफिशरी है और जो मने संचालक है उसका, इनके बीच में सरकार एक किसानों के साथ सरकार का जो रिश्ता है, अगर उस पर अवरोध लगाने के लिए बहुत लंबी जद्दोजहद और बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो सरकार ये निरंकुश होगी। तो किसान आंदोलन ने एक तरह से राजनीतिक नैरेटिव सेट किया कि आपको लड़ना पड़ेगा और डट कर लड़ना पड़ेगा। जैसे तमिलनाडु किसान आए और सब चूहा खाया और धूप में फोटो खिंचाया फिर चले गए, वो नहीं। शीत गर्मी बरसात में वहाँ डट के रहना पड़ेगा और जितना भी फैल सकते हैं फैलना पड़ेगा। तो इस नैरेटिव को, जो कि मैंने एक तरह से नई ताकत के साथ उभरा है,
अभी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में आप किस तरीके से सोचते हैं कि उसको ले जाने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो आप बात सही कह रहे हैं। एक ज़माने में काशीराम जी ने कहा था मजबूर सरकार। मजबूर सरकार नहीं कहा था। जब बार बार चुनाव होते थे, मतलब उपचुनाव हो जाते थे, तो लोग कहते थे कि चुनाव में पैसा खर्च होता है, फला होता है, ढिकाया होता है, इनके कारण, बसपा के कारण। क्योंकि बसपा अपना फैसला ले लेती थी, सरकार गिर जाती थी और बदनाम करने की लोग को। तो काशीराम ने कहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि हर साल चुनाव हो। क्यों चुनाव हो? क्योंकि ये जो राजनेता हैं, विभिन्न तरह के दल के लोग हैं, क्योंकि गरीबों के पास ये नेता तभी जाते हैं जब चुनाव होता है। तो बार बार चुनाव होगा तो कम से कम गरीबों के दरबार में ये हाजिरी तो लगाएंगे, उनसे वो सवाल तो करेगा। देखिए, ये जो मैं आज जो कह रहा हूं कि जो मजबूत सरकार है, मैं तो कहता हूं कि मजबूर सरकार सबसे कमजोर है इस दौर में। ऐसी राजनीति हो गई है, तो ऐसी राजनीति की सबसे कमजोर सरकार होने की जनता की, क्योंकि आपने देखा कि निरंकुश है। मतलब लोगों के मरने पे भी इसको संवेदना हाँ, लाखों करोड़ों लोग चले जा रहे हैं सड़क पर, और पूरा किसान समाज, किसान संगठन, गांव का समाज आंदोलित हो गया है। तब भी कहता है ही कि ये कानून तो आपके फायदे के लिए, हम आपके फायदे के लिए। एक निरंकुश सरकार, यदि मजबूत सरकार होगी तो निरंकुश होगी, तानाशाह होगी, अहंकारी होगी। वैसा ही है। तो इसका मतलब कमजोर सरकार ही इस दौर में होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। तो कमजोर तो बनाएंगे किसान और मजदूर, एकदम और बनाएंगे। किसानों और मजदूरों के संगठन को मजबूत करना चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक चीज और इसमें जोड़ देना चाहता हूँ, आरएसएस को कहना चाहता हूँ कि आरएसएस जो समझ रहा था, अब ये जो समाज है उसके झांसे में अब नहीं है कि चीजें समझ गया कि आरएसएस चलाना क्या चाहता है, आरएसएस करना क्या चाहता है। पूर्ण बहुमत से सरकार बना के वो क्या करेगा? रोजगार खत्म कर देगा, देश की सारी संपदा बेच देगा, किसानों को रौंद देगा, गाड़ी चढ़ा देगा, कुछ भी कर। मतलब इस समाज को, इस समाज इतना सतर्क हो गया है, इससे मुझे तो लगता है कि आरएसएस की खात्मे का दौर भी शुरू हो गया है। तो आखिर उस नारे का क्या होगा जो कहते हैं सोच ईमानदार काम दमदार? क्या ये तो समझ गए हैं लोग कि ये सब झांसा है। झांसे वाली सरकार है, सच में झांसा साबित हो गया है इनका। ये ऐसे ही थोड़ी परेशान है, ये इतने अहंकारी लोग हैं, ऐसे ही थोड़ी ये बिल वापस लिए हैं, ऐसे ही थोड़ी अब कुछ मतलब कुछ भी करने के लिए अब ऐसे ही थोड़ी किसान आंदोलन के सामने एक तरह से गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ गए हैं। और ये जो काले कारनामे हैं, ये काले तौर तरीके से, कलमुहे तरीके से इस बिल को लाए थे और कलमुहे तरीके से वापस भी कलमुहे तरीके से। ये एक मर्यादित तरीके, जो लोकसभा का मर्यादित तरीका होता है, हमारी सबसे बड़ी पंचायत का जो मर्यादित तरीका होता है, उस तौर तरीके से लाए थे, और न ही उस तौर तरीके से। ये एक खतरनाक है संकेत है लोगों के लिए कि ये तो सब कुछ अपने जेब में रखने वाले निरंकुश लोग हों, ऐसा ही राजनीति को चलाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा ही राजनीति को चलाना, संविधान और लोकतंत्र उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने हमको बुलाया, बहुत बहुत आभार।